नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज चल रही है कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज, इसको आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल नए कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज के अंतर्गत जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इनको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आप में से जिस किसी ने भी सीरीज को फॉलो नहीं किया है वो सीरीज फॉलो कर सकते हैं। आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। काफी बारीकी से हम यहाँ पर हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो आज हम नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट या फिर उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर ये होगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आप कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट कोई वीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है। आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को आप इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। यदि आप मुझसे डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो आपको यहाँ पर मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक बार हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट कर लीजिए, बहुत ही कम फी में आपको यहाँ पर ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। जितने भी लगातार हमारे यूट्यूब पर वीडियोज आते हैं उनकी PDF आपको यहाँ पर ही मिलती है, साथ ही साथ डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसको भी एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, काफी आपको हेल्प यहाँ पर मिलेगी। कोई भी कोर्स लेते हैं तो DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ग्लोब में जो आपको ये एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, इसको ही हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या फिर उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट इसको हम बोलते हैं ना, उत्तर अमेरिका इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्लोब में इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा 2D मैप में भी जरा आप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप में आपको इसको कहाँ देखने को मिलेगा ये कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास में भी हम सारे कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एशिया, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अफ्रीका है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट आता है। फोर्थ यहाँ पर साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर आपको अंटार्कटिका देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 5वां कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 6वें नंबर पर यूरोप कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा, और 7वें नंबर पर ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। तो ये हम पहली क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं। आप में से जो भी बच्चे नए हैं, स्टार्टिंग से आप यदि क्लास देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भैया ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है किन किन ओशियनों, जो ओशियन है या फिर महासागर है, इनसे घिरा हुआ है। जैसे आप इसके यदि ईस्ट में देखेंगे, पूर्व में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ओशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन, है ना। यहाँ से पूरा ये दक्षिण तक अटलांटिक ओशन है। अंध महासागर भी हिंदी में इसको हम बोलते हैं, और चूंकि ये इसका उत्तर वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है, या फिर अटलांटिक ओशन, अंध महासागर देखने को मिलता है। इसके वेस्ट में आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन मतलब पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में देखेंगे तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन सॉरी देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एक जो जलीय निकाय देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन। क्या बोलते हैं, आर्कटिक ओशन। तो इसके नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो ये 3 ओशन आपको याद रखने, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन ओशन से ये घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो फिलहाल आप ओशन देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ऊपर आप देखेंगे तो आर्कटिक ओशन से ये जो कॉन्टिनेंट है ये सराउंडेड है या फिर घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिकी प्लेट में ही स्थित है। ठीक है, और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको याद रखना है कि ये जो आपको यहाँ पर एक ये बड़ा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम कई बार प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड इसको हम बोलते हैं।
ठीक है। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्लियर है? ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है अकॉर्डिंग टू एरिया। यदि हम देखेंगे, इस पर सेपरेट लेक्चर भी मेरा है विश्व के प्रमुख द्वीप पर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है ना। तो यदि आप भौगोलिक रूप से देखेंगे, ज्योग्राफिकली यदि आप इसको देखेंगे, तो ये किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का पार्ट है, कनाडा का पार्ट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। मतलब पूरी नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का ही ये पार्ट है, ठीक है, ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको आप देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकली यदि आप इसको देखेंगे, तो यहां पर एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलता है यूरोप कॉन्टिनेंट में, जिसको हम बोलते हैं डेनमार्क, है ना। यहां पर आपको डेनमार्क देखने को मिलता है, ठीक है, यहां पर इस लोकेशन में डेनमार्क देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकली यह डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिकी की कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन इस पर हक किसका है, अधिकार किसका है ना। तो ये पॉलिटिकली यदि इसको हम बोले तो किसके अंतर्गत आएगा? डेनमार्क का के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। मुख्यतः देश यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कनाडा हो गया, है ना, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। ये जो यहाँ पर आपको मैक्सिको और छोटे छोटे बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे, सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अटलांटिक ओशन में छोटे बड़े द्वीप देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह या फिर कैरेबियन द्वीप समूह, इनको हम बोलते हैं। तो इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो कंट्री हैं आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। तो ये मैन हमने किया, पार्ट डिस्कस किया। अब यहाँ पर मैंने इसी मैप को, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट मैप को थोड़ा सा जूम कर दिया है ना। यहाँ पर ये मैप है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़ा सा जो देश है ये, ठीक है, ये है कनाडा। कनाडा, ठीक है, कनाडा इसको हम बोलते हैं। अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था, तो यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, और इसका जो अलास्का है ये भी इसका ही पार्ट है, यूएसए का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, या फिर अमेरिका आप बोलते हैं, है ना। सबसे जो पावरफुल देश है वर्ल्ड का हाल ही में, वो यही है अमेरिका, अक्सर न्यूज में भी रहता है, आप जानते ही होंगे। नीचे आपको यहाँ पर ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है ना। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी कैपिटल क्या है, इनमें प्रमुख प्रमुख जो नगर हैं, औद्योगिक नगर हैं, वो कौन कौन से हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जनरल चीजें आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा मैं आपको इस पार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ ना। सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे देश है, होंडुरस है, वेलीज है, निकारागुआ है, ठीक है, पनामा है, कोस्टारिका है, ठीक है। ये तो ये सब कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ग्वाटेमाला हो गया, ठीक है, अल सल्वाडोस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये देश दिखाई दे रहे हैं अटलांटिक ओशन में, ये भी द्वीपीय देश है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, जैसे कि आप क्यूबा देख रहे होंगे, हैती, जमाइका, ठीक है, बहामास। तो इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा जो है ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। आई थिंक आपको ये मेन चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। और जो जैसे अभी मैंने आपको बताया ओशियन, किन किन ओशियन से ये सराउंडेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। अब बहुत सारे क्या हैं, सागर भी हैं, सी भी हैं, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सागर इनके सराउंडेड हैं, या फिर मतलब कौन सा सागर कहां पर है। इनकी कई बार लोकेशन भी पूछ लेता है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो फला फला सागर है वो किस ओशियन का पार्ट है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ब्लू फोर्ट सागर जो है ये किस ओशियन के अंतर्गत आता है, ठीक है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस किस ओशियन का पार्ट है, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी किस ओशियन का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सागर कहां पर है, ठीक है। तो हम करते हैं कनाडा के नॉर्थ से स्टार्ट, है ना, ये कनाडा का है, कनाडा है। उसके बाद फिर हम एक एक कंट्री को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कनाडा के उत्तर में, अलास्का के नॉर्थ में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, हालांकि पहले ही लेक्चर में जब हमने एशिया पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बेरिंग स्ट्रेट, है ना। यहाँ पर बेरिंग सी है, यहाँ पर चुक्सी सी है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रशिया वाला पार्ट, है ना, रूस का पार्ट जो एशिया में फैला हुआ है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलेगा, कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट से जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है वो एशिया से सेपरेट होता है ना। और बेरिंग स्ट्रेट
किसको कनेक्ट करता है, तो चुक्सी सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है, या फिर आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए कनाडा के नॉर्थ में यदि हम जाएंगे तो एक तो यहाँ पर चुक्सी सी आपको देखने को मिलेगा, बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट ऊपर, है ना, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। अब ये जो ऊपर जितने भी आपको जलीय निकाय देखने को मिलेंगे, ये पूरे आर्कटिक ओशन के ही पार्ट है ना। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण ओशन आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्लूफोर्ट सी। क्या देखने को मिलेगा, ब्लूफोर्ट सी, ये अलास्का है ना, अलास्का के नॉर्थ में, और ये कनाडा के नॉर्थ में, इस वाले पार्ट में ब्लूफोर्ट सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे आपको आइलैंड भी दिखाई दे रहे होंगे, विक्टोरिया आइलैंड, है ना, एलिसमर आइलैंड, अभी सब बैंक्स आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है, एक एक करके मैं आपको सब डिस्कस कराऊंगा। उससे पहले थोड़ा आपको सी बता दूं, क्योंकि यदि मैं आपको कोई आइलैंड बताऊंगा कि एलिसमर आइलैंड कहाँ है, तो आपको वो सी का नाम भी पता होना चाहिए, सागर का नाम भी पता होना चाहिए, खाड़ी का नाम भी पता होना चाहिए, किस खाड़ी में। इससे पहले हमें सागरों के बारे में, खाड़ियों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लूफोर्ट सी के बारे में याद रखना है, कनाडा के नॉर्थ में है, अलास्का के नॉर्थ में है, और आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, दो चीज, कनाडा के नॉर्थ में, अलास्का के नॉर्थ में, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी, या फिर गल्फ ऑफ बोथनिया इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये भी किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैफिन बे, है ना। यहाँ पर जो आपको ये बड़ा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बैफिन आइलैंड, है ना। ये विश्व का 5th लार्जेस्ट आइलैंड है, विश्व में 5वां सबसे बड़ा आइलैंड है ये बैफिन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आइलैंड अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसी के ही बगल में, ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में बैफिन वे, बैफिन की खाड़ी देखने को मिलती है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया हमने, ब्लूफोर्ट सागर, गल्फ ऑफ बोथनिया और बैफिन बे, ये तीनों ही किसका हिस्सा है, आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। यहाँ पर आप चुक्सी सी को भी ले सकते हैं, चुक्सी सी, ब्लूफोर्ट सागर, बोथनिया की खाड़ी और बैफिन बे, चारों किसका हिस्सा है, आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हडसन वे दिखाई दे रही होगी, हडसन की खाड़ी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वे है, तो हडसन वे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अंदर साइड आपको देखने को मिलेगी ये वे खाड़ी, है ना, कनाडा है ये पूरा। ठीक है, ये कनाडा है और इसके अंदर आपको हडसन वे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, अब ये कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो ये अटलांटिक ओशन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, इसी के नीचे जो ये वाला पार्ट है आपको दिखाई दे रही है, छोटी सी खाड़ी, इसको हम बोलते हैं जेम्स वे। क्या बोलते हैं, जेम्स वे, जेम्स की खाड़ी। ठीक है, तो हडसन वे के ही नीचे जो है छोटी सी खाड़ी, इसको हम बोलते हैं जेम्स की खाड़ी या फिर जेम्स वे, तो हडसन वे, जेम्स वे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आप बाहर आएंगे यहाँ पर अटलांटिक ओशन साइड, तो यहाँ पर आपको लैब्राडोर सागर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लैब्राडोर सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले चुक्सी सी हमने देखा था, अलास्का के ऊपर, बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको बताया, ब्लूफोर्ट सी देखने को मिला अलास्का कनाडा के ऊपर। थोड़ा सा और अपन इस साइड आएंगे तो बोथनिया की खाड़ी देखने को मिलेगी, उसके बाद बैफिन वे, बैफिन की खाड़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम आ गए थोड़ा सा अंदर कनाडा के, तो हडसन वे देखने को मिलेगा, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। उसके और नीचे छोटी सी खाड़ी देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं जेम्स वे, जेम्स की खाड़ी। ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है नाम, ये जेम्स वे, इसका ही नाम लिखा हुआ है ना। लैब्राडोर सी, थोड़ा सा आप बाहर आएंगे तो लैब्राडोर सागर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए अटलांटिक ओशन में ही ये वाले पार्ट में आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहां पर देखने को मिलेगी, अब यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आता है कि एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, है ना, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 5 फिंगर लेक, है ना, इसको हम ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, 5 फिंगर लेक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि 5 फिंगर लेक में कौन कौन सी झीलें आती हैं। मैं आपको झीलों वाले लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूं और यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी के टाइम पे मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 फिंगर लेक जो है, इसमें लास्ट वाली जो लेक है उसको हम बोलते हैं ओंटोरियो, है ना, इरी फिर ओंटोरियो आती है, तो ओंटोरियो लेक से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और ये
गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर के इस प्रकार से गिरती है। तो ये कनेक्टेड है इन 5 फिंगर लेक से, है ना। तो सेंट लॉरेंस काफी महत्वपूर्ण नदी है ना, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखना है, ठीक है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है, अटलांटिक ओशन में जाकर के गिरती है, ओंटारियो लेक से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस याद रख लेना, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ही ये पड़ता है, ठीक है। तो याद होगा यहाँ पर जो ये है बच्चों, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंफ्यूजन भी होता है। तो जितने भी यहाँ पर मैंने गल्फ और सी वगैरह बताए हैं ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको के ईस्ट में, या फिर बोलें और जो यूएसए उसके साउथ में थोड़ा आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। कैरिबियन जो द्वीप समूह है उसके वेस्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैरिबियन द्वीप समूह अभी मैंने आपको बताए थे, तो ये कैरिबियन सागर में स्थित है, अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो लैब्राडोर सागर, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, ये सब किसका पार्ट है? ये सब नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ये चीज भी आपको याद रखना। जब भी बच्चों मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको एटलस जो है वो ओपन होना चाहिए, है ना, उसमें आपको अच्छे से एक एक चीज देखनी है, ठीक है। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, या फिर चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हडसन वे अटलांटिक ओशन का, लैब्राडोर सी, ठीक है, जेम्स की खाड़ी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अटलांटिक ओशन के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। एक तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, और गल्फ ऑफ अलास्का, इसके अलावा बेरिंग सी, ये सब किसका पार्ट है? तो पैसिफिक ओशन का पार्ट है। सिंपल है, कैलिफोर्निया अलास्का राज्य है, यहाँ पर कैलिफोर्निया है, और यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट के नाम पर, तो ये इजीली आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, है ना। बस दिक्कत इस पार्ट में होगी, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। तो ये जितने भी सागर खाड़ी हैं ये मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, क्योंकि अभी हम आइलैंड वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पर बता दी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इसकी मैपिंग आप अच्छे से कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये वही पूरा मैप है। चलिए अब ये हमने कनाडा को यहाँ पर जूम कर लिया, थोड़ा सा हम कनाडा के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कनाडा के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कनाडा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी यहाँ पर सागर वगैरह थे, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर जरा इनको देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर आइलैंड देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे आपको द्वीपों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से सारे आइलैंड तो पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो द्वीप है इनको पढ़ना आवश्यक है ना। जैसे कि एक एलिस्मर आइलैंड है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, बैफिन आइलैंड है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो इनको हमें पता होना चाहिए किस देश के अंतर्गत आते हैं, कौन से जलीय निकाय वगैरह में आते हैं ये, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं बैंक्स आइलैंड, है ना, बैंक्स आइलैंड, या फिर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर्कटिक ओशन में आपको एक एलिस्मर आइलैंड देखने को मिल रहा है ना। ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा, है ना, 10वां सबसे बड़ा आइलैंड है, 10th लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका नाम है एलिस्मर आइलैंड, ठीक है। क्या नाम है? एलिस्मर आइलैंड। किसका है? कनाडा का है, आर्कटिक ओशन में स्थित है, ठीक है। इसी के थोड़ा सा यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण आइलैंड देखने को मिलेगा, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहाँ देखने को मिलेगा? आर्कटिक ओशन में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है कौन सा? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर एक डेवन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पर बैंक्स आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, एक विक्टोरिया आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विक्टोरिया आइलैंड जो है ये विश्व का 8th लार्जेस्ट आइलैंड है। विक्टोरिया आइलैंड विश्व का 8वां लार्जेस्ट आइलैंड है। बैफिन आइलैंड अभी मैंने आपको बताया था विश्व का 5th लार्जेस्ट आइलैंड है। और ग्रीनलैंड तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये विश्व का 1st लार्जेस्ट आइलैंड है। तो बहुत सारे जो विश्व के बड़े आइलैंड है आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे, विक्टोरिया, एलिस्मर, बैफिन, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार मेरा इस पर सेपरेट लेक्चर भी है, वर्ल्ड के जो टॉप आइलैंड है, टॉप लार्जेस्ट आइलैंड है, टॉप महत्वपूर्ण आइलैंड है, इस पर मेरा सेपरेट लेक्चर है। तो मेरी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आइलैंड याद रखना ना, कनाडा के अंतर्गत आते हैं, आर्कटिक ओशन का ही ये
पार्ट हैं, ठीक है। बैफिन आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है, एलिसमर बहुत महत्वपूर्ण है, विक्टोरिया बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जितने भी मैंने बताए हैं, वैसे तो यहाँ पर देखेंगे हजारों आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे छोटे बड़े, लेकिन जो मैंने आपको 5-6 ये बताए हैं इतने आप याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, एलिसमर आइलैंड हो गया, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड हो गया, डेवन आइलैंड हो गया, बैंक्स आइलैंड हो गया, विक्टोरिया आइलैंड हो गया, बैफिन आइलैंड हो गया, ये सब कनाडा का पार्ट है। कहां पर आते हैं तो भैया ये आर्कटिक ओशन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको स्ट्रेट भी देखने को मिलेगी, डेविस स्ट्रेट, लेकिन हम ये स्ट्रेट बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, इतना हो गया। अब जो ये कनाडा है इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आइलैंड आपको क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आइलैंड है अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बच्चों बात करें, ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं कनाडा के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले जो कनाडा है इसकी कैपिटल क्या है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे कि टोरंटो, है ना, टोरंटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। टोरंटो की विशेषता क्या है, कनाडा का एक प्रकार से सबसे बड़ा नगर है ना, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी और एरिया के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। तो टोरंटो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है, 5 फिंगर लेक के आसपास देखने को मिलता है, बिल्कुल दक्षिण कनाडा में देखने को ये मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये टोरंटो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा ना, ओजोन परत से संबंधित है, 1987 में ये सब हुआ था, ठीक है। ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो जो मॉन्ट्रियल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल याद रख लेना। यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, उसके किनारे स्थित है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी अभी बताई थी मैंने, ओंटोरियो झील से निकलती है और यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिरती है, क्लियर है। तो याद रखना है, मॉन्ट्रियल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मॉन्ट्रियल किसका पार्ट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया, कनाडा में मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था यहाँ पर, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है 1987 में, ठीक है। ओटावा मैंने आपको बता दिया, टोरंटो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है। इसके अलावा कैलगरी, ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, ये आपको याद रखना, ये भी कनाडा का ही पार्ट है, कनाडा की ही महत्वपूर्ण सिटी है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है यहाँ पर, हेलीफैक्स, ठीक है। हेलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक, इसके ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के वेस्ट कोस्ट तक एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ये, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों को आपस में कनेक्ट करता है और पूर्वी तट को पश्चिमी तट से आपस में जोड़ता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, ठीक है। कैलगरी हो गया, ओंटोरियो, है ना, सॉरी, मॉन्ट्रियल हो गया, ठीक है, टोरंटो हो गया, ये जितने भी महत्वपूर्ण हैं नगर हैं, ना, विनिपेग, यहाँ पर विनिपेग देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, गेहूं की मंडी जिसको हम बोलते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर को, जैसे बताया मैंने, कैलगरी पेट्रोलियम उद्योग के लिए आ जाता है, विनिपेग को गेहूं की मंडी बोला जाता है, ठीक है, मॉन्ट्रियल हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं, ये जो रेल मार्ग है इसको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो हेलीफैक्स है और जो ये वैंकूवर है, ये पोर्ट सिटी है ना, मतलब आप देखेंगे ये ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, ये वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक एक में मैं जैसे देखिए यहाँ पर है ना, एक मिनट, अब देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से यदि आपको जाना हो शिप के थ्रू, तो ये पूरा पनामा कैनाल से आपको जाना पड़ेगा, तो कितना लंबा रास्ता है। तो ये जो कैनेडियन रेल मार्ग है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, इसको आसानी से ये ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट को आपस में जोड़ता है, तो काफी महत्व है इसका, आपको याद रखना है। लगभग 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग इसको हम बोलते हैं, और काफी महत्व है इसका, काफी महत्वपूर्ण जो नगर हैं इसको आपस में ये जोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रियल हो गया, कैलगरी हो गया, ओटावा हो गया, विनिपेग हो गया, तो इन सभी महत्वपूर्ण नगर को ये आपस में जोड़ता है, याद रखना, ठीक है। हेलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये महत्वपूर्ण नगर जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये कनाडा के हैं, इतने आप याद रख लेना, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो जो भी मैंने बताए हैं वो, जैसे कि आपको मैंने कैलगरी बताया पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल बताया ओजोन परत से संबंधित है ना, ओटावा इसकी कैपिटल हो गई, टोरंटो सबसे बड़ा नगर है, ठीक है, ओंटोरियो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर सेंट जॉन एक महत्वपूर्ण है जगह है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ जो नगर हैं, जगह हैं, ये कनाडा से संबंधित हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं यूएसए में, ठीक है। यूएसए आप जानते ही होंगे, काफी महत्वपूर्ण देश है,
अक्सर न्यूज में बना ही रहता है ये, ठीक है। तो इसके भी कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक करके हम इनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इसके वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलता है इसके पश्चिमी तट पर, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? सिलिकॉन वैली, जैसे हमारे भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, है ना, बेंगलोर को बोलते हैं, उसी प्रकार से यूएसए में सिलिकॉन वैली बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को को, आपको याद रखना है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। स्वर्णिम द्वार के नाम से भी इसको हम जानते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं, आपको याद रखना है। एक और इसके अलावा पोर्ट भी है, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है चूंकि समुद्र के किनारे है, ठीक है। लॉस एंजलिस, मुंबई, जैसे भारत में मुंबई है, ठीक है, बॉलीवुड बसा हुआ है पूरा, ठीक है, उसी प्रकार से हॉलीवुड जो है, ठीक है, हॉलीवुड जो है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। हॉलीवुड कहाँ पर? लॉस एंजलिस शहर में हॉलीवुड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक यहाँ पर सैन डियागो देखने को मिलेगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, सैन डियागो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे मैप में लेके चलता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर सैन डियागो, ठीक है। अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है सैन डियागो, यहाँ पर आपको सैन डियागो देखने को मिलेगा। अमेरिका का जो ये ईस्टर्न कोस्ट है और यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है, तो जो भी यहाँ पर व्यापार होता है बड़ी बड़ी शिप के माध्यम से, है ना, तो पनामा कैनाल के थ्रू जो सबसे पास महत्वपूर्ण पोर्ट पड़ता है वो यही पड़ता है सैन डियागो, ठीक है। तो इस कारण से ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ना, मतलब जितने भी ये पोर्ट मैंने आपको बताया उसमें सैन डियागो का महत्व सर्वाधिक है। क्यों सर्वाधिक है? क्योंकि ये सबसे नजदीक पड़ता है एक प्रकार से, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको उस मैप की ओर ले चलता हूँ, ये है ना, यहां से आप आएंगे तो सबसे पास नजदीक सैन डियागो ही पड़ेगा, इस कारण से व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पोर्ट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिकागो, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर शिकागो देखने को मिलता है, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, कब हुआ था जल्दी से बता दो। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर भाषण दिया था जो कि विश्व में काफी फेमस हुआ था, काफी ख्याति उनको मिली थी, हमारे भारत का नाम काफी विश्व में हुआ था, ठीक है। शिकागो हुआ। यहाँ पर डेट्रॉयड आपको देखने को मिलेगा, है ना। डेट्रॉयड अक्सर शब्द यूज करते हैं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है डेट्रॉयड, यहाँ पर ही यूएसए के अंतर्गत आता है, ठीक है। पिट्सबर्ग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है पिट्सबर्ग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, यूएसए में ही आता है। सेंट लुइस एक यहाँ पर महत्वपूर्ण नगर है, आपको याद रखना है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल भैया यहाँ पर देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे बड़ा नगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेन मेन नगर हैं, मेन मेन जगह हैं, प्लेस हैं यूएसए की। तो जो भी मैंने आपको बताई हैं ये आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। किस देश से इनका संबंध है ये आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक मियामी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है यूएसए का, तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जितने भी कनाडा और यूएसए में महत्वपूर्ण प्लेसेस मैंने आपको बताई हैं, ये चूंकि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आती है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर, सॉरी, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है ना, कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। इसके अलावा कनाडा और यूएसए के बीच में जो एक लाइन है, ये लाइन जो इनकी बॉर्डर है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है ना, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से यूएसए और कनाडा की बॉर्डर है, आपको याद रखना है। एक और पॉइंट जो बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ना, इसके बीचों बीच से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है ना, जो देशांतर रेखाएं होती है तो इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा की यदि हम बात करेंगे तो मैक्सिको और बहामास से होकर के, यहाँ पर एक द्वीपीय देश है बहामास, तो मैक्सिको और बहामास से होकर के कर्क रेखा पास होती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। जो जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं महत्वपूर्ण, मैंने आपको सागर बताए, कुछ बेसिक चीजें बताई, महत्वपूर्ण आइलैंड बताए, ठीक है, कनाडा के बारे में बताया, यूएसए के बारे में बताया, ये कुछ हमने बेसिक चीजें डिस्कस की हैं। अभी बहुत सारा पार्ट इसका बचा हुआ है, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला जो पार्ट है पूरा सेंट्रल अमेरिका का और कैरिबियन देशों का, क्योंकि इसमें छोटे छोटे देश हैं, एक एक चीज बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं, पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है। जैसे देखिए
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विश्व में कौन सा स्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया? अकॉर्डिंग टू एरिया विश्व में इसका थर्ड नंबर आता है, ठीक है। थर्ड मतलब सबसे पहले आता है एशिया, ठीक है। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद थर्ड पर आता है नॉर्थ अमेरिका, और तीसरा स्थान आता है। जनसंख्या की बात करेंगे तो चौथा नंबर आता है ना जनसंख्या में, थर्ड पर यूरोप आ जाएगा और फोर्थ पर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बैफिन द्वीप कहाँ है भैया? बैफिन द्वीप आर्कटिक ओशन का हिस्सा है और किसका अंतर्गत आता है? कनाडा के अंतर्गत आता है ना। ग्रीनलैंड के जस्ट बगल में, बैफिन द्वीप के बगल में आपको देखने को मिलता है। लेब्राडोर सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक ओशन का हिस्सा है लेब्राडोर सागर, मैंने आपको बताया। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना बच्चों, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्कटिक ओशन में है। इतना तो आप पहुंच जाएंगे कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के आसपास है, पर पैसिफिक में, आर्कटिक में, अटलांटिक में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको मैपिंग करनी है, ध्यान से इसको देखना है, पढ़ना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में? तो अभी मैंने आपको बताया 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है। एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? ठीक है, एशिया और उत्तर अमेरिकी महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यहाँ से मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया, बेरिंग स्ट्रेट जो है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी महान झीलों को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है? तो सेंट लॉरेंस नदी मैंने आपको बताया था ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी अटलांटिक ओशन में जाकर के अपना जल गिराती है। विश्व में कौन सा ऐसा, विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए डेट्रॉयट शहर कहाँ स्थित है? तो डेट्रॉयट भी ये कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया था यूएसए में है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अक्सर हम भारत में भी संज्ञा देते हैं ना, भारत का डेट्रॉयट, ऐसा हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ये भी मैंने आपको बताया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर है भैया मॉन्ट्रियल? तो कनाडा के अंतर्गत आता है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित यहाँ पर चीजें हुई थी, ठीक है। तो ये 8 कुछ क्वेश्चन मैंने, कैसे क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है खास तौर पर, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है इसको एक ध्यान से आप इसकी मैपिंग कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, काफी बारीकी से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन द्वीपों को पढ़ेंगे, फिर आगे भी हम इसको एक एक करके धीरे धीरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।